हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम जबरदस्त और धांसू तरीके से इंटीग्रेशन का आधा टॉपिक तो मैंने कवर करा ही दिया था पिछली क्लास में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिजिक्स में ये चीज कहां और कैसे काम आनी है वो सारी चीजें आज ही डिस्कस करेंगे और यहीं इसका बेसिक मैथमेटिक्स का सफाया कर देंगे। आज के बाद यूनिट एंड डायमेंशन चालू होगा और फिर अगले चैप्टर्स चालू होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी जैसे कि ये देखो, दो तीन फंक्शन प्लस में हैं, दो तीन फंक्शन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तब उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है? कुछ नहीं, ए बी। ओहो, इतना मोटा कैसे हो गया ये? मोटे को पतला करो, कर दो यहां से जल्दी। तो यहाँ पे होगा क्या, लिमिट तो ए बी मान लो, ये लिमिट है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। यू का अलग कर लो dx, फिर प्लस माइनस जो भी है वो ले लो, ए बी, बी के साथ dx कर लो, फिर प्लस माइनस। वैसे तो मैं इसके कल क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन मैंने कहा एक बार ऐसे भी बता दो, किताबों में लिखा रहता है, फर्जी तो लिखा नहीं होता होगा, है ना। हमने देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था कल इस तरीके का कुछ, जैसे कि मान लो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है ना। तो इसका मैंने कहा था इंटीग्रेशन कर दो ऐसे। तो एक्चुअली में यू वी डब्ल्यू, यही तो हो गया, यू वी डब्ल्यू किया था इंटीग्रेशन, क्या नहीं किया था? जब इसका इंटीग्रेशन किया था तो यहाँ लिमिट नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था। तो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, साथ में एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ किया था कि नहीं किया था माय डियर फ्रेंड्स, है ना। चलो एक और करते हैं इसी पर, और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x, है ना, प्लस 2dx। इसका इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे? ये एक्स स्क्वायर है तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे वही चीज तो है, बस तोड़ के नहीं दिखा रहा हूं, एक स्टेप कम कर दे रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, एक्स एन प्लस 1, यानी कि एक्स की पावर क्यू, दो में एक जोड़ दो, 3 आ गया, उस 3 को नीचे लिख दो। साइन का तुम्हें पता ही है क्या होता है, कॉस, लेकिन माइनस में, माइनस का कॉस 2x, और जो यहाँ पे है साथ में उसके आगे भी तो करना पड़ेगा, और उसको नीचे लिख देते हैं, पता है कि नहीं, कॉस 2x, तो 2 को नीचे लिख दिया, प्लस 2 है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x आ जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो ये अपने पास है फर्स्ट फंक्शन, ये मान लो सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दूंगा, पहले इसको समझ लो कैसे लिखते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन को इसी तरीके से छोड़ दो, जो सेकंड फंक्शन है उसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? पकड़ के इंटीग्रेट, फिर माइनस का साइन लो, फिर माइनस का साइन लो और एक इंटीग्रेशन का साइन लो। उस ब्रैकेट में जो पहला फंक्शन तुमने ऐसे ही छोड़ दिया था, अब उसको पकड़ के क्या कर दो, डिफरेंशिएट। उसको पकड़ के तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, और साथ में इस वाले पूरे के पूरे टर्म का, इस वाले पूरे के पूरे टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इस चीज का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया। अब लेकिन इसको करते कैसे हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानोगे, तो एक रूल होता है, रूल का नाम है आइलेट। आइलेट, ठीक है, चटलेट नहीं, आइलेट। आई क्या है, ये फंक्शंस हैं सारे। आई जो फंक्शन होता है वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एल फॉर होता है लॉग, ए फॉर होता है एलजेब्रिक, ठीक है, एलजेब्रिक। टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले है उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में उसे सेकंड मानेंगे। यानी कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, तो पहला फंक्शन, पहला पार्ट किसे मानेंगे, आई को, और सेकंड किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा log x, मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये log का है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, तो क्या करोगे, अपनी तरफ से एक 1 का मल्टीप्लाई कर लो, अपनी तरफ से एक 1 का मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली में 1 क्या है यहाँ पे, एलजेब्रा तो है एक तरीके से, है ना, अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक है। तो 1 अपनी तरफ से तुमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक बात बताओ, लॉग पहले आ रहा है और ये 1 बाद में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, लॉग वाला, क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, और इस चीज को मान लिया मैंने सेकेंड। चलें इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट है उस बेचारे को यहीं छोड़ दो, बी डी एक्स, यानी कि जो गलत हो गया, जो फर्स्ट है उस बेचारे को यहीं छोड़ दो, log ई एक्स, और जो तुमने सेकंड माना है उसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, कर दिया, फिर माइनस का साइन, है ना। अब जो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया था उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डी log ई एक्स अपॉन डी एक्स, सही है, यहां तक की कहानी, कोई दिक्कत?
लेकिन मैंने क्या कहा था, उसका डिफरेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन इस वाले टर्म का पकड़ के इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, 1dx क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, और फिर इस पूरे के पूरे टर्म का एक और बार इंटीग्रेशन करना है। इसका 1dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है ना तुम्हें, 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो यहाँ पे x लिख दो ना डायरेक्ट, यार क्यों बार बार फजीरते में पढ़ रहे हो, परेशानी में पढ़ रहे हो, है ना, नहीं तो ये नासपीटा बार बार परेशान करेगा इंटीग्रेशन करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो log e x, 1dx का तो x है सबको पता है, माइनस log e x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें याद कराया था कि इसका एक्शन में जो डिफरेंशिएशन आता है, एक्शन में, बड़े एक्शन में रहता है ये, तो वो क्या आता है, 1/x, 1/x आता है ना log e x का, तो वही लिख दिया मैंने, और इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या है, x का, है ना। अब इस चीज का भी तो मुझे डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना है, तो ये x से तो x मर जाएगा। अगर मैं कहूं तुमसे इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप देखो माय डियर फ्रेंड्स, log e x माइनस ये x से x कटा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन, यानी एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x log e x, ये आंसर जो है वो लिख रहा हूं मैं x, क्योंकि भाई ये x मल्टीप्लाई में था, मैं लिखना भूल गया, तो ये हो गया x log e x माइनस x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना बिल्कुल भी मत भूलें, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता, आपको भी नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा। क्या आएगा, दूसरी बार में। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया e की पावर x, और e की पावर x मत लो, मैंने मान लो यहाँ पे x ले लिया और साथ में ले लिया sin x dx। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे आई लेट याद क्या रखना है, आई लेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, ये एलजेब्रिक है, फिर उसके बाद कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री। तो एलजेब्रिक या अर्थमेटिक कौन सी है, यहाँ पे यही है ना, तो इसको फर्स्ट मान लो, क्योंकि अपने इस सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है, इनवर्स, लॉगरिथम, फिर अर्थमेटिक, देन आता है, फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये कौन सा मान लेंगे, सेकंड। और फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला ये कहता था कि भैया फर्स्ट को पकड़ के यहीं रखो, जो सेकंड है उसका क्या कर दो, जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस का साइन आता था, जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन कर दो यहाँ पे dx अपॉन dx, यही तो होगा, x का ही तो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन साथ में इस वाले पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, क्या होता है, माइनस कॉस x। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नहीं नासपीटा परेशान करेगा, है ना। तो अब इस पूरे टर्म का, क्योंकि ये सांप यहां लगा है तो यहाँ पे फिर dx भी लगेगा या नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, चलो वो लिख देंगे हम, x sin x का अभी बताया मैंने क्या होता है, माइनस कॉस x, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस कॉस x। अच्छा साथ में dx भी तो है, तो इसको तो सॉल्व करो ना तुम, ये तो समझ गए, इसका तो 1 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये माइनस कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, क्या होता है, साइन x, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन कॉस x का जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन x। तो ये नासपीटा भी सॉल्व कर लिया, जब ये सॉल्व कर लिया तो एक कांस्टेंट भी तो आ जाएगा c, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। इस चीज को बढ़िया तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन का समापन। यहां तक इंटीग्रेशन था, उसके बाद क्या बाय पार्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तब मैं कहता हूं लिमिट के बारे में और सीख लो, कैसे लिमिट्स ली जाती हैं। तो लिमिट लेते कब है, जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। कौन सा भाई साहब, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन किसके काम आता है, ज्यादातर ग्राफ निकालने के काम आता है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ये किसका ग्राफ होता है, साइन एक्स का, मैंने तुम्हें बताया, और ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, एक्स एक्सेस। इस पर लिमिट कैसी होती है, मान लो ये 0 से चालू हुआ ग्राफ, और ये सबको पता है ये क्या है 0, ये होता है π/2, ये होता है ये हो गया पाई, अरे रफ हो जाए यार, 0 से π/2 ये हो गया पाई। तो अब इस ग्राफ का तुम्हें एरिया निकालना नहीं आता, लेकिन इस ग्राफ का तुम्हें फंक्शन पता है। फंक्शन क्या है, y = sin x, पता है कि नहीं, है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भैया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, तुम्हें फंक्शन पता है और लिमिट भी पता है। लिमिट मान लो यहां से यहां तक है, अगर तुमने कह दिया कि नहीं मैं तो लिमिट यहां से यहां तक लूंगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा एरिया अंडर कर्व यहां से यहां तक का आ जाएगा। तो सुनो मैं कैसे लिखूंगा इस फंक्शन को,
एक्स के टर्म में ना ये पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा फंक्शन को, यानी कि बाई डी एक्स लिखूंगा, तो ये क्या बताएगा, एरिया अंडर कर्व। ये चीज क्या बताएगी, एरिया अंडर कर्व। लेकिन कर्व का एरिया कहां से कहां तक, मेरा मन कर रहा है मैं यहां से यहां तक का निकालना चाह रहा हूं, मान लो यहां से आधा निकालना चाह रहा हूं, तो लिमिट क्या लूंगा मैं तब, 0 से π/2, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लिमिट लूंगा यहां से यहां तक। लेकिन नहीं, मेरा मन कह रहा है नहीं, मैं तो भाई π/2 तक नहीं, मैं यहां तक निकालना चाह रहा हूं। कहां तक, यहां तक, यानी 0 से पाई, तो ये हो गई लिमिट 0 से पाई, क्या हो गई, लिमिट हो गई 0 से पाई। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की लिमिट लगती है माय डियर फ्रेंड, लगा दी हमने। अब यहाँ पे बाई जो फंक्शन है वो क्या है, बाई इक्वल टू है तो साइन एक्स ही ना, तो देखो कैसे निकालेंगे, 0 से पाई, यहाँ पे लेंगे साइन एक्स और साथ में ले लेंगे डी एक्स। अब इसका तुम इंटीग्रेशन जानते ही हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो होता है कॉस एक्स, लेकिन माइनस का होता है, पक्की बात। और इस पे जो लिमिट है, अरे सुनो, अब ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से क्या है डी एक्स, ये सांप फाप सब हट जाएगा, लेकिन ये लिमिट जो है 0 से पाई वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साफ साफ। एक बात बताओ, ये माइनस का साइन पहले से ही है, देखो ये क्या है फाइनल लिमिट, तो पहले हम फाइनल लिमिट को ऐसे पुट करेंगे कॉस पाई, है ना, फिर क्या होगा जब इसको पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, फिर कॉस 0 पुट करेंगे, क्या कॉस 0। अब एक बात बताओ, तुम सबको पता होगा ये जो माइनस का साइन है ये मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, पहले ही बाहर ले लिया है, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन माइनस का साइन पहले से ही है, तो -1 कितना हो गया, -2, और -2 इंटू माइनस तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो एरिया अंडर कर्व आया वो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात, बढ़िया तरीके से, और लिमिट भी तुम लेना सीख गए होंगे। तो एक्चुअली में एरिया अंडर कर्व तो तुमने यहाँ पे सीख ही लिया, हल्की सी लिमिट और देखो, मैंने ये कह दिया मेरे पास ये कोई ग्राफ है जो x = 5 से लेके x = 7 है, और इस फंक्शन को मैंने बोला f(x) है, ये कोई फंक्शन f(x) है, तो इसके एरिया अंडर कर्व निकालो। कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें लिमिट x से दे रखी है, तो तुम्हें क्या करना है, उस फंक्शन को पकड़ लेना, जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है। लिमिट क्या है 5 से 7, अब की बार यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है 5 से 7, तो 0 इसलिए नहीं ले रहा, 0 से निकालना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें तो एरिया यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो लिमिट ये हो गई। समझ में आ गई लिमिट की बात। तो अब तुम यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे, एरिया अंडर कर्व अगर हमें किसी भी चीज का निकालना है तो क्या कर देना है, उस फंक्शन को पकड़ लेना है और इसका इंटीग्रेशन कर देना है, और उसकी हमें लिमिट पुट कर देनी है इस तरीके से x1 x2, ठीक है। यहाँ पे x है इसीलिए लिमिट x में होगी। अगर मान लो यहाँ पे फंक्शन y में होता, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू y में होती तो dy होता, यहाँ भी y होता, तो यहाँ पे लिमिट भी y1 से y2 हो रही होती, है ना। तो ये इंटीग्रेशन की बेसिक चर्चाएं हैं। अब इसका काम कहाँ ले सकते हैं हम, देखो तुम सबने पढ़ा होगा, तुम सबने ये पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बच्चा बच्चा जानता है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, आगे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, यहाँ वेलोसिटी और यहाँ टाइम, और वेलोसिटी और टाइम का कुछ ऊद विलाप सा ग्राफ दे रखा है, और तुमसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ, तुमसे पूछा है कि डिस्टेंस सॉरी या फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस केस में क्या है, इस केस में जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली में वो क्या होगा, BDT होगा, तो वो ग्राफ का इसका एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, है ना। जब मैं वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब तुम्हें ये सारी चीज़ें वहाँ पे याद होनी चाहिए, और मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ाऊंगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें मस्त तरीके से काम आने वाली हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलें। ये एरिया अंडर कर्व का सिलसिला हल्का हल्का समझ रहे हो, पूरा नहीं समझना, पूरे समझ लोगे तो देवता नहीं हो जाओगे फिजिक्स में, नहीं पूरा नहीं समझना, हल्का हल्का आ रहा है ना, जितना समझाया है उसका 65% आ रहा है, बहुत है। देखो आगे देखो, अब हम एक और चीज़ यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, मैंने बोल दिया एक्स क्यू छोड़ो बहुत हो जाएगा, x² - 2x + 2 है, इसका मेरे को मैक्सिमा निकालना है, मतलब एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आता है अपना डिफ्रेंशिएशन का काम। जैसे कि ये फंक्शन f(x) से नहीं, मैं y से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालता हूँ और उसको 0 के बराबर रखता हूँ, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। चलो ये करके देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि हो जाएगी x इक्वल टू 2। अच्छा, तो ये तुमने डिफरेंशिएट करके यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाल ली। अब ये नहीं पता x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा या मिनिमा। मैक्सिमा जैसे कि मान लो ये कोई ग्राफ है, इसका मैक्सिमा का मतलब ये ऊपर एकदम हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमा का मतलब एकदम ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, x इक्वल टू 2 है, तो मैं ये चेक कैसे करूंगा ये मैक्सिमा या मिनिमा। तो ये तो सिर्फ हमने अभी पॉइंट निकाला है, इसमें हमें डाउट है। डाउट किसका, ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। चलो इस डाउट को क्लियर कैसे करेंगे, देखो अब हमें क्या करेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2x अपॉन सॉरी d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो एक बार तो तुमने डिफरेंशिएट कर ही लिया तो ये आ रहा था, अब इसको जब तुम डिफरेंशिएट दोबारा करोगे तो यही तो है फंक्शन, 2x का हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 1 हो रहा है। तो अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा होगा। मतलब कि कोई फंक्शन है जिसका तुम्हें इक्वेशन ये दे रखी है और जिसका x इक्वल टू 2 एक तुम्हें पॉइंट मिला है, जैसे कि मान लो यही ग्राफ मिल गया है ना, उसका ये पॉइंट होगा x इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पर ये मिनिमा है। ये बात हमें कैसे पता चली, जब हमने उसको डबल डिफरेंशिएट करके निकाला और उसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक और बार, एक और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाँ तो ये तो तुम्हें पता ही है कि भैया हम धाकड़ एक्सपेरिमेंट वीडियो डालते हैं फन इन पाठशाला पे, ये सब तो तुमने देखा ही होगा, एप्लीकेशन पे तो तुम हो ही हो। तो फन इन पाठशाला पे जब वीडियो देखा करो तो मजे से देखा करो एकदम। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैंने कहा कि अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको dy अपॉन dx, यानी कि किसी भी फंक्शन को उसको 0 रखूंगा तो वहां से वैल्यूज मिलेंगी हमें, क्या मिलेंगी, वैल्यूज। एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज पे क्या करना है, हमें इन वैल्यूज पे चेक करना है कौन सी मैक्सिमा है कौन सी मिनिमा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट, मतलब एक बार तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार और कर दो इस तरीके से। इससे क्या फायदा होगा पता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर करूंगा तो फिर मैं अगर ये देखूंगा, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर क्या है, उस पॉइंट पर जो है मैक्सिमा है, नहीं सॉरी मिनिमा। पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। चलें एक क्वेश्चन करें, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy अपॉन dx और उसको 0 के बराबर रखता हूँ, तो इससे क्या है, मेरे को उस पर पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, कौन कौन से पॉइंट पर मिनिमा होगा। चलो मिलके सॉल्व करते हैं। इसका dy ओवर dx करूंगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3 2 जा 6x माइनस 0, अरे 0 नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, माइनस 2, है ना। अब सिर्फ धराचार्य फॉर्मूला सबको आता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो वहां से यहाँ x की अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यही होता है ना, माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी 6 6 या 36 माइनस 4ac माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 2 या 12 4 3 12 3 या कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 3 2 या 6, हाँ 12 3 या ये भी हो जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम क्या समझे, 36 प्लस 36, देखो ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, ये साथ में यहाँ पे 2 भी है नीचे और a भी है, ठीक है। तो 3 2 या 6 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 आएंगी, ये तो तुम्हें सबको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो ये -6 है, ये प्लस है, ये माइनस है, हाँ एक मिनट मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 3 ले लो, 3 ले लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन, है ना, तब यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेने से क्या फायदा हो गया, ये 3 3 या 9 और 4 9 या 36 होता है, तो 36 प्लस 36 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाता है तुम्हारा 72, क्या हो जाता है 72। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 6√2 लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं खोलूंगा तो अपॉन 2 इंटू 3 कर दूंगा, और ये 3 2 या 6 होता है, और ये 6 से जब कट जाएगा तो ऊपर वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी x इक्वल टू -1 प्लस √2, है ना, और एक और वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1 माइनस √2। तो यार ये 2 ऊद बिलाव सी वैल्यू आ गई हैं,
है ना। यहाँ से मैंने तुमसे कहा था कि वैल्यूज में 2 भी आ सकती हैं। अब ये फंक्शन मैंने यार बदकिस्मती से ऐसा ले लिया कि इसकी वैल्यू ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैं d2y/dx² करता हूँ, यानी कि मैं इसका यहाँ से दोबारा से एक और बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो क्या आएगा 3 × 2 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 3 2 6 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 6x, और ये +6x जो है वो क्या हो जाएगा +6, है ना। और ये चीज अगर पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या है, ये है और ये है, दोनों वैल्यू पुट करके देख लेना, जहां ये पॉजिटिव आएगी उसका मतलब क्या है, पॉइंट मैक्सिमा है, जहां ये नेगेटिव आएगी उसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है मिनिमा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैक्सिमा मिनिमा अभी तुम्हें अगर समझ में आ गया इतना बहुत है, नहीं तो तुम आगे बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हो जब तुम वहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम किधर है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, फोर्स मिनिमम किधर है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किधर है, तो एक और बार सारी चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊँगा। ये थोड़ी अभी टफ लगेंगी थोड़ा, लेकिन तुम 11th क्लास में जब तुम मैथमेटिक्स पढ़ लोगे ना एक बार चकाचौंध, सब कुछ मस्त तरीके से एकदम माइंड में समा जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स अपनी यहीं तक थी, यहीं तक का बेसिक मैथमेटिक्स का सफ़र था। और मैं आपसे बस एक ही अनुरोध करूंगा कि जितनी भी वीडियोस बनाई हैं इनको बार बार पढ़ लो और थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से। कोई भी बुक ले सकते हो, RS ले लो, NCERT ले लो, इन बुक्स से तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, बाय बाय।